हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का 16th लेक्चर के अंदर। बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया भी था, अपन डाइपोल के ऊपर जो मैं थोड़ी बहुत जो बातें बची हुई थी ना, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर कुछ बातें जो बची हुई थी अपन वो कर लेते हैं। देन उसके बाद अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की तरफ जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आइए फटाफट से अपन आगे देखते हैं। तो भैया डाइपोल के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो डाइपोल एग्जैक्टली क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से हैं, समझना बात को। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज विच इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड UEF एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, अब देखिए भैया यहाँ पे जैसे ये कोई डाइपोल है अपने पास में, P डाइपोल जो था, तो ये P डाइपोल इधर रखा हुआ है, तो इसका थोड़ा ऑपरेशन करता है अपन, है ना। इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो, थिएटर लेके चले भैया, नीचे है ऑपरेशन थिएटर। भैया जी ऑपरेशन थिएटर में इसका देखा गया तो क्या है, ये जो P डाइपोल मोमेंट है ये एक्चुअली एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज से मिलके बना है। हाँ सर, बात समझ में आती है। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरियां थी 2a, दोनों 2a के बीच की दूरियां थी, Q चार्ज और माइनस Q चार्ज से बना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक प्लस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा, Q इंटू ई नोट। अबे सही है ना। सिमिलरली इस पर लगेगा फोर्स इधर, कितना, Q इंटू ई नोट। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 0, ऑब्वियस बात है। तो नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इफ इट इज प्लेस्ड लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और वी कैन से इफ इट इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। गेटिंग माय पॉइंट। और देखो बेटा, अब लिख लीजिएगा, पहले आप इसके सारे केस देख लो, है ना। अब मैं आपको इसका एक और केस लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई वापिस से, है ना, ई नोट की। अब हमने क्या करा, यहां से एक डाइपोल लिया है ऐसे, इस डाइपोल को हमने क्या करा, टेढ़ा रख दिया किसी एंगल पर। लो भैया इसको किसी एंगल पे रख देते हैं, फिर से इसका ऑपरेशन करते हैं। चलो इसको नीचे ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ। ऑपरेशन थिएटर में इसको देखा गया कि भैया ये किस किस से बना है, तो पता पड़ा ये एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज से बना है। अबे सही है ना। तो क्या प्लस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई नोट, और इधर लगेगा माइनस Q इंटू ई नोट। बेटा माइनस नहीं आएगा, वो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को ऑलरेडी। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को। दिस एंगल इज थीटा। अबे सही है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये दूरी है 2a तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ नेट फोर्स इज 0, भाई नेट फोर्स तो 0 है ना, तो अब क्या कर रहा है, लेकिन आप देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो इस पे अगर इधर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई और पीछे लग रहा है Q इंटू ई, तो ये तो घूम जाएगा ना यार। अब सही बात है, ये तो घूम जाएगा ऐसे। तो ऐसे घूम जाएगा तो कौन घुमाता है किसी भी चीज को, टॉर्क। क्या मेरी बात क्लियर है। तो टॉर्क कितना आएगा, इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को आप मान लीजिए O पॉइंट, तो मैं लिखता हूं यहां पे टॉर्क अबाउट O। तो बेटा टॉर्क अबाउट O के अबाउट कितना टॉर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख सकता हूं इसको, इस पॉइंट के अबाउट दिस डिस्टेंस इज A एंड फोर्स इज Q इंटू ई नोट। तो बेटा क्या लिखेंगे अपन, A मल्टीप्लाई बाय फोर्स, फोर्स इज Q इंटू ई नोट। अबे टॉर्क क्या होता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज इंटू, इसका पॉइंट का टॉर्क आएगा इधर और इसका भी इधर ही आएगा। आ रही है ना बात समझ में। भाई ये वाला कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, और नीचे वाला भी इसको ऐसे ही घुमाएगा। आई मेरी बात समझ में। इसको ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा और नीचे वाला भी ऐसे ही घुमाएगा, दोनों टॉर्क ऐड होंगे। आई बात समझ में। तो टॉर्क अबाउट O क्या आएगा, इसके अबाउट A इंटू Q ई नोट इंटू साइन थीटा प्लस A इंटू Q ई नोट इंटू साइन थीटा।
क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो बेटा यहां से अपन लोग क्या लिख देंगे, इसको अपन ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2q इंटू 2a इंटू ई नोट इंटू साइन थीटा। हाँ जी, q इंटू 2a इंटू ई नोट इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे q इंटू 2a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, p के बराबर। p इज द डाइपोल मोमेंट, तो ये आएगा p इंटू ई इंटू साइन थीटा। हमें सही है ना? और बेटा p इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन p क्रॉस e। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से टॉर्क आता है P क्रॉस E। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया जी, अब मैं आपको यहां पर इसी के अंदर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में इस प्रकार से, है ना, ऐसे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो भैया जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लीजिए उसमें अपन ऐसे डाइपोल रखा है, उसका डाइपोल मोमेंट है P, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि एक्चुअली डाइपोल बना है चार्ज Q से और मास M, इधर माइनस चार्ज Q एंड मास M, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी A। आई बेटा समझ में? A नहीं थी, 2A थी, सॉरी। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 2A। अब सही है ना? पूछा गया है कि इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम, बेटा सवाल नोट डाउन कर लो चाहो तो, दिस पोजीशन, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, अगर इसको इस पोजीशन से रिलीज किया गया तो पूछा गया है कि फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। अब तुम अल्फा जानते ही हो, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये कौन से आ गया बीच में ही? अरे बेटा कोई चीज घूमेगी तो टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो चलो रोटेशन के अंदर क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आता था। तो आपको याद होगा ना कि टाउ क्या होता था, आई अल्फा। है सही है ना? और इस डाइपोल मोमेंट का आई कितना हो जाएगा, P इंटू ई इंटू कोस थीटा। जैसे मान लीजिए कि एंगल थीटा दे रखा है, तो बेटा ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? इसी प्रकार से आई कितना हो जाएगा सेंटर के अबाउट, वो हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू ए स्क्वायर। अब दोनों पॉइंट चार्ज है, एक का सेंटर के अबाउट होएगा ma स्क्वायर और एक और का ma स्क्वायर, दोनों का मिला के 2ma स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां से बेटा आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब एक और चीज में अपन देख लेते हैं। डाइपोल को अगर मान लीजिए अपन ने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और हम लोग बात करना चाहते हैं उसमें एनर्जी कितनी है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल आएगी वो आती है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। आई बात में बिल्कुल सिंपल तरीके, मतलब इस तरीके से याद रखना है अपने को, ये अपने को याद रखना है, सीधा फॉर्मूला है इसके ऊपर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है यूनिफॉर्म, उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको ई नोट। आपको कहा गया है कि जो डाइपोल है उसके बीच में, इसके बीच में जो एंगल है वो है 37 डिग्री का, डाइपोल मोमेंट था P, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस P इंटू ई नोट इंटू कोस 37, एंड कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस P इंटू ई नोट इंटू 4/5। अबे आ रहा है ना, सिंपल है ना, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? सिंपल आ रहा समझ में बेटा? बेटा इसमें एक और चीज देख लो, मैं आपको एक हेडिंग और लिखा देता हूं, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है सर, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली वेरी कर रही है इस प्रकार से,
तो बेटा अगर मैं डाइपोल को इसके अंदर रख दूंगा तो ये पॉइंट ए पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट बी पॉइंट कहलाएगा, सही है कि नहीं है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा, सॉरी लाइंस ज्यादा व इंटेंसिटी भी ज्यादा, अगर यहां पे माइनस चार्ज होगा तो यहां प्लस होगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। कितनी वैल्यू आएगी इस पे इधर, जैसे मान लीजिए सर इधर फोर्स कितना लगेगा, सर फोर्स लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। आई मेरी बात समझ में। सिमिलरली इधर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अबे सही है ना। और दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, अगर फोर्स नेट इस तरफ लग रहा है तो। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा इस तरह से आप डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस डाइपोल को अपन यही समाप्त करते हैं। इसके ऊपर टाइम पीरियड के सवाल भी आते हैं, मैं वो प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा और आप उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा इसको पूरा नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से। हाँ भैया, तो अब अपन जो पढ़ने वाले हैं इट इज कंडक्टर्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर्स। तो आपको मैं यहाँ पे अब एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। बेटा इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मैं आपको सीधा प्रॉपर्टीज दिखा दूँ, बोर्ड पे दिखा दूँ, है ना, और शीट दे दूँ लिखा लिखाएगा ना, उसके अलावा आपको समझा दूँ। एक तरीका होता है मैं आपको एक एक समझा के चलूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सेकंड वाला अपना रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सेकंड वाला अपना रहा हूँ, जिसमें आपको हर प्रॉपर्टी को मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाते हुए आगे चलूंगा। उससे आपको याद भी रहेगा और फील भी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंडक्टर की, जैसे अपन बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की वो है चार्ज कैरियर्स जो होते हैं ना। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, दे हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, इट कंटेन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर लार्ज अमाउंट में होते हैं। आई मेरी बात समझ में भैया, है ना। कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर किसमें होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं चार्ज कैरियर्स, जिसके द्वारा वो चार्ज यहां से वहां फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे चार्ज कैरियर, पहली प्रॉपर्टी। बेटा मैं पूरे नहीं लिखूंगा, आप ही को लिखनी है पूरी। फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल, फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका, है ना। क्या बोलते हो। अब जैसे बात करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो भैया ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बेटा आप इसको भी नोट डाउन मत कीजिए, पहले समझिएगा, है ना, मैं आपको पूरा कहानी समझाऊंगा कैसे हुआ। ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर को लेकर आए और उस कंडक्टर को हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, है ना। मैं बना देता हूँ डॉक्यूमेंट इस तरह से, इस कंडक्टर को अपन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया। अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है उसका अपन प्रॉपर ऑपरेशन करेंगे। इस कंडक्टर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बेटा वो देखते हैं अपन, है ना। देखो समझो यहाँ पे बात को, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से पास करेगी तो क्या अंदर फ्री चार्ज कैरियर है, पहली प्रॉपर्टी। तो फ्री चार्ज कैरियर्स पर एक फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज इनटू ई नोट, सही बात है। उसके कारण यहां पर वो चार्ज जा जाके इकट्ठे होने लगेंगे और यहां हो जाएंगे प्लस चार्ज। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो जाके इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब बेटा यहां प्लस चार्ज हो रहा है, यहां माइनस चार्ज हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहां प्लस चार्ज आ रहा है और यहां माइनस चार्ज आ रहा है। तो देखो इस कंडक्टर में इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये थी ई नोट, विच इज एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज एक्चुअली एक्सटर्नल, मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
और सेम चीज अगर मैं देखूं ध्यान से तो क्या यहाँ प्लस चार्ज आने के कारण, यहां माइनस चार्ज आने के कारण एक नई फील्ड जनरेट हो गई, उसको बोलेंगे अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंड्यूस्ड जो हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। आई मेरी बात में, है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसकी वजह से हुई है? इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से हुई है। तो मैं बोल दूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। गेटिंग माय पॉइंट? देखो अगर यहां ई नोट था तो फोर्स लगा, चार्ज इधर गया, अगर चार्ज इधर गया तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अभी भी इधर ई नोट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस, लेकिन ई नोट बड़ी है तो चार्ज इधर भागेगा, अगर चार्ज इधर भागेगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज और बढ़ेगी, और बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ई नोट ई इंड्यूस्ड के बराबर ना हो जाए, जब तक ई नोट ई इंड्यूस्ड के बराबर ना हो जाए। आई मेरी बात समझ में? तो ये अपने को बराबर करनी है बेटा। जैसे ही बराबर होगी इस स्थिति में जो ई नेट है इनसाइड द कंडक्टर, इट बिकम्स जीरो। आई मेरी बात समझ में? तो हम कह सकते हैं सर इसका मतलब तो किसी भी कंडक्टर को अगर मैं रखूंगा, सर ये कहानी तो हर कंडक्टर में दोहराएगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, हर कंडक्टर में दोहराएगी ये कहानी, और जैसे ये कहानी दोहराएगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इट बिकम्स जीरो। अब सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, आपको ये बात का ध्यान रखना है। नहीं आई? सेकंड प्रॉपर्टी बेटा फटाफट लिखो, पहले डायग्राम बनाओ, ये कहानी लिखो, आप चाहो तो इसकी कहानी भी लिख दो, मैं तो कह रहा हूं लिख दो भले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आई बाहर की, उसके कारण चार्ज दौड़े तो प्लस इधर इकट्ठे हुए, माइनस इधर इकट्ठे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इधर आई, इसके कारण भाई साहब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इधर इंड्यूस थी, दोनों बराबर होकर जीरो हो गई। क्या बोलते हो? अगर जीरो हो गई तो वही तो लिखना है भैया, फटाफट लिखो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, द कंडक्टर इज आइसोलेटेड। गेटिंग माय पॉइंट? अब आइए अपन आगे बढ़ते हैं। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी, पूरी कहानी के साथ में समझते जाएंगे बेटा इसी को, है ना। अब मैं आपको इस पर एक चीज पूछता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पूछ लेता हूं, ध्यान दीजिएगा ना, यहां मैं आपसे पूछ लेता हूं बेटा। एक सवाल है कि कंडक्टर है, इस प्रकार से कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो जो लाइन्स आई वो ऐसे बनी, एक ऐसे, एक बनी ऐसे, फिर एक बनी कुछ ऐसे गई। मैं आपको दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, अच्छा नहीं बना डायग्राम, मैं यहाँ बना देता हूँ बेटा, डायग्राम तो अच्छा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए बात। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसके अंदर, मैं इसको तो आप नेगलेक्ट कर देना, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ए बेटा, दूसरी है ऐसे बी, है ना, तीसरी है ऐसे गए, ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे गए परपेंडिकुलरली बाहर निकले, दिस इज डी। और एक ऐसे गए परपेंडिकुलरली एंटर करी, अंदर कुछ भी नहीं थी, ऐसे गई बाहर निकली। ये था ए बी सी डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वैसे तो जेईई में पूछा गया था, लेकिन ये आपके नीट वगैरह में पूछा जाता है ना, कई बार पूछ सकते हैं या पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है बेटा। इनमें से कौन सा सही लाइन होगी कंडक्टर के लिए? इफ दिस इज ए कंडक्टर, कौन सी सही होगी? तो बच्चों ने सोचा, सर ए तो होगी नहीं, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी, सही है ना, लाइंस रिप्रेजेंट द फील्ड। सिमिलरली डी भी नहीं होता, तो ए तो कट गया और डी भी कट गया।
अब बात आती है बी में भी अंदर नहीं है और सी में भी अंदर नहीं है। वो सोचा बट इसका आंसर जो था ना वो था सी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर करती है, परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलती है। तो सर इस बात को समझने के लिए अब ये क्यों हुआ ये तो बताया नहीं मैंने प्रॉपर्टी में, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहीं से स्टार्ट होती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मैं आप बताता हूं यहां पे, अगर आपने लिखा नहीं था पहले बार तो कोई इशू नहीं है, मैं टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है बेटा, पर आप पहले थर्ड प्रॉपर्टी समझो क्योंकि इसी से संबंधित है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तुमको याद है ना, डेल वी बाय डेल आर। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, व्हेन दिस इज कांस्टेंट। आई बेटा मेरी बात समझ में? हाँ, तो v बराबर कांस्टेंट है, तो भैया अगर v सब जगह कांस्टेंट है मतलब सेम है अंदर की तरफ ना, सब जगह सेम कांस्टेंट मतलब बेटा यहां से बेटा यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा है v में, तो दिस सरफेस will act as equipotential surface, equipotential surface, getting my point? अगर सब अंदर पोटेंशियल इफ दिस सरफेस विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली ही एंटर करती है और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलती है। अबे याद है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली ही एंटर करती है और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलती है। तो बेटा इस प्रकार से यहाँ पे ये इस तरीके का यहाँ पे ये सरफेस बनेगा। एक मिनट रुको, इस तरीके का यहाँ पे ये लाइंस इस प्रकार से यहाँ पे बनेंगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, अच्छे समझ में आ रही है बेटा यहाँ पे? तो इस प्रकार से ये बनेगा यहाँ पे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे सेम था अंदर सब जगह। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर। उसी के कारण जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाहर के एक्सटर्नल फील्ड के कारण चार्ज दौड़ते हैं, दौड़ के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और दोनों का मिला के जीरो हो जाता है। बोल क्या बोलता, सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो उस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली एंटर करती है, परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। आई बेटा समझ में? बेटा इन तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिटेल में लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें अपन अब आगे क्या देखने वाले हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड नहीं फोर्थ प्रॉपर्टी। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, जैसे अपन ने ये सब चीजें सीखी, अपन ने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अंदर, है ना। एक काम करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी से पहले अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सिंपल, है ना। आइए, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है। बेटा इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। एक कंडक्टर है जिसके पास में अपन ने चार्ज रख दिया Q, ठीक है। इस चार्ज की यहां से यहां तक की दूरी थी समथिंग, इसको मान सकते हैं अपन x, और रेडियस ऑफ द कंडक्टर था r। दिस इज कंडक्टर। बेटा क्लियर है आप लोगों को बात? ये कंडक्टर है और यहां से यहां तक की दूरी थी x, रेडियस था r, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखो, ये है पॉइंट C, पॉइंट C इज द सेंटर पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट C। आई मेरी बात समझे? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट C पॉइंट पे बताइए इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अबे आ रहा ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट सी। सर कैसे होगा कैसे होगा, देखो 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 बेटा, ट्राई करो आप लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ, तो सी पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सी पॉइंट पे देखो, सी जो था वो क्यू से एक्स दूरी पर था, तो सी पॉइंट पे ड्यू टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, उसकी वैल्यू आएगी ई क्यू। वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाय, ये दूरी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। सही बात है। मुझे इतना पक्का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगी वो जीरो होगी। अबे सही है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अंदर, इसका मतलब इंड्यूस्ड की इधर लगेगी, और मजे की बात क्या है कि इसके बराबर लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और उसकी दिशा होगी इस तरफ। अबे सही है ना, पक्का ना बेटा, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आते रहते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो फाइंड v एट c एंड v एट a ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हम लोगों को इस स्फीयर के बाहर अपन ने एक चार्ज रखा है q, इसकी वजह से c पॉइंट पे पहले तो पोटेंशियल बताना है, v बोलो तो पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल एट पॉइंट c वो कितना आएगा, देखो इस q चार्ज की वजह से, अगर मान लीजिए कि दिस इज रेडियस r एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम q चार्ज इज d, तो बेटा q चार्ज की वजह से c पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाय डी। आई मेरी बात समझ में। और उसके अलावा c पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। आई मेरी बात समझ में। अब समझना, c पॉइंट इज अ सेंटर पॉइंट, तो सर सेंटर पॉइंट पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से देखो सेंटर पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब इंड्यूस्ड चार्ज जो होते हैं जितना इधर इकट्ठा होता है उतना इधर भी होता है, पर जितने प्लस इंड्यूस हुए उतने माइनस भी इंड्यूस होंगे, क्योंकि बॉडी तो ओवरऑल न्यूट्रल थी। अब सही है ना, तो बॉडी तो ओवरऑल न्यूट्रल थी, तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट सी, क्योंकि सी पर एकदम ड्यू टू सिमेट्री हम जीरो मान सकते हैं, तो बेटा पोटेंशियल एट सी आएगा के क्यू बाय डी। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को, पोटेंशियल सी कितना आएगा, के क्यू बाय डी, के क्यू बाय डी। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। मैं ऐसा कह सकता हूं कि बॉडी इज इक्वी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, तो ए पर भी कितना आएगा, के क्यू बाय डी। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के सवाल की। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज। अब सही है ना यार। अब ए पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सर टोटल हो जाएगा के क्यू बाय डी। उसके अलावा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस कितना है, सर बेटा नहीं पता, वही तो निकालना है, तो लिख दो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। अब यहां से यहां तक की दूरी देख लो, दूरी कितनी है भैया, अगर ये r है ये d है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी को हम लोगों को यहां रखना है, यहां कितना करेंगे अपन, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अबे आ रहा है ना। तो यहां से v इंड्यूस कितना हो जाएगा, वी कैन राइट v इंड्यूस एट पॉइंट ए। सही बात है ना भैया, इंड्यूस चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल आएगा, सर वो आएगा के क्यू बाय डी माइनस के क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अबे सही है, पक्का ना। तो ये हो जाएगा अपना ए पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आपको इसको पूरा नोट डाउन करना है, ये बढ़िया सवाल है ना, काफी काम आता है इस टाइप के सवाल, तो आप लिख लीजिए फटाफट से इसको जल्दी से।
हाँ जी, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक और स्फीयर था, है ना। इस स्फीयर के सेंटर से यहां तक की दूरी थी 4 मीटर। कितनी थी? 4 मीटर। आई मेरी बात समझ में? यहां तक की दूरी थी 4 मीटर। यहां रख दिया अपन ने चार्ज Q, यहां रख दिया सेंटर C लगा दिया। मेरी बात समझना आप लोग, 4 मीटर की दूरी थी। यहां तक की दूरी थी हमारे पास में, इसका रेडियस था 3 मीटर एंड दिस पॉइंट इज A पॉइंट। पूछा गया है पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू Q चार्ज, तो कितना आएगा? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उसको, ये आ जाएगा KQ/4। अब सही है ना। पूछा गया है पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो क्या वो भी पोटेंशियल एट C के बराबर ही होएगा? अरे सही है ना। लेकिन अगर मैं K की ढंग से बात करूं, सॉरी A की, तो कितना आएगा बेटा? वहां पे दो कारणों से आएगा, एक ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, एक ड्यू टू Q चार्ज। क्या सर C पे नहीं आएगा इंड्यूस चार्ज? Q से आएगा, पर C पर सेंटर है तो ड्यू टू सिमेट्री हम 0 मान सकते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पर था KQ/4, ये तो था नेट। आई मेरी बात समझ में? V इंड्यूस्ड एट पॉइंट A हमें निकालना है, प्लस Q चार्ज की वजह से, Q चार्ज की यहां से दूरी कितनी है? सर ये 3 है या 4 है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25 का अंडर रूट, तो बेटा वो हो जाएगा 5। सही है ना। यहां लिख देंगे अपन KQ/5। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो V इंड्यूस्ड आएगा एट पॉइंट A, वो कितना आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो KQ/4 माइनस KQ/5। बाकी सॉल्व आप कर सकते हो ना भैया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे बेटा, जल्दी से कर लीजिए। हाँ जी, तो मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अपन एक और बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, इस प्रकार का एक कंडक्टर है बेटा, इस तरह का कंडक्टर है। तो देखिए मैं इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे दूंगा? जैसे मान लीजिए इसमें चार्ज जो है, एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा कॉर्नर टाइप का ले लेते हैं, ऐसे, है ना। तो बेटा इसको चार्ज दिया अपन ने, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज व्हाट? दिस इज कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसकी अपन अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया, तो भैया जो चार्ज इकट्ठा होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्ज मैंने दिखाया है, यहाँ थोड़ा कम दिखाया है ना। मतलब कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ थोड़ा कम दिखाया है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो चार्ज होता है ये सिग्मा के टर्म्स में आता है। इसकी डेंसिटी सिग्मा इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो वी कैन राइट कि जो सिग्मा होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC, वेयर RC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई मेरी बात समझ में? RC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत, यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह पे ज्यादा है, इसलिए चार्ज कम है बेटा। जहां पे कॉर्नर्स होंगे, मतलब शार्प टर्म्स होंगे, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और जहां पे कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने यहाँ पे एक गोला बना के दिया, ये शानदार सा गोला है जिसको बोलते हैं अपन सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, इसको अगर अपन ने चार्ज दिया तो सर इसका सारा चार्ज जो होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई मेरी बात समझ में? मतलब अगर मैं यहां बोलूं कि सर यहां पे जो सिग्मा था 1 और इधर जो सिग्मा था 2, तो वी कैन से कि यहां सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2।
अबे आ रहा है ना समझ में। लेकिन 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 अगर इस केस की बात करूं तो यहां सिग्मा 1 मान लो एंड यहां सिग्मा 2 मान लो, और आप देख रहे हो कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो ये अपन इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग लिखा हम लोगों ने, बात करी। अगर मान लीजिए इसको अपन ऐसे ना लेते हुए, अगर इसको कंडक्ट, जैसे मान लीजिए स्फीयर लिया अपन ने, बस अपन ने स्फीयर को आखिरी में तोड़ के ऐसा कर दिया, आई मेरी बात समझ में? तो बेटा सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन कॉर्नर पे आएंगे यहां पे चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ठीक है बेटा। इसी के अंदर अपन एक और पॉइंट अब लिख सकते हैं। देखो मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। इन सब कंडक्टर्स के अंदर हम लोगों ने जब जब भी चार्ज दिया वो सारा चार्ज मैंने बाहर शो करा। तो सर इसके पीछे कारण क्या है कि सारा चार्ज बाहर शो होए? तो बताता हूं मैं आपको कारण। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो थी। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहां भी पक्का जीरो थी? हाँ सर। अरे सही है ना। तो चलो एक काम करते हैं, इस कंडक्टर के जस्ट अंदर अपन एक सरफेस मान लेते हैं, बिल्कुल पास में एक सरफेस, इतनी पास में है कि बाउंड्री के बिल्कुल पास में है सरफेस। ऐसे 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 मान लीजिए, बहुत ही सुंदर बढ़िया अपन ने सरफेस बनाई है। बेटा इस सरफेस का हमने नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अपन लोग कौन सा लॉ लगाएंगे। तो ऑब्वियस बात है गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाएंगे। तो E डॉट डी एस हम लिखेंगे, वो भी पूरा इंटीग्रेशन बराबर चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E डॉट डी एस है इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात का प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर E तो अपन ने कहाँ की बात करी है, बाहर की कि अंदर की? अंदर की सर। अंदर E तो पक्का जीरो है, चाहे जो कर लो, अंदर तो E पक्का जीरो है ना। अब सही है ना, ये तो पहले डिसाइड कर रखा है अपन ने। तो भैया अगर अंदर E पक्का जीरो है तो अंदर लगने वाले गॉस लॉ का E डॉट डी एस भी जीरो होगा, क्योंकि E जीरो है तो यहां पे ये पूरा पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से कि Q इनसाइड भी यहाँ पे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब Q इनसाइड भी जीरो ही होगा। अबे सही है ना। तो इसका मतलब Q इनसाइड भी जीरो ही होगा। तो अपन ने यहाँ पे जीरो प्रूव कर लिया इसको। इसीलिए मैं जब भी चार्ज दूंगा सारा चार्ज बाहर आएगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज है? अपन ने कल तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार, अब अपन नई प्रॉपर्टी कल कौन कौन सी पढ़ी थी? जब कंडक्टर में चार्ज फ्री होते हैं उसके बाद अपन ने कौन सी पढ़ी थी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फिर अपन ने कौन सी पढ़ी थी? पोटेंशियल सब जगह सेम होता है। फिर हमने पढ़ी थी कि लाइंस परपेंडिकुलरली एंटर करती है, परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। फिर अपन पढ़ रहे हैं क्या कि जब भी चार्ज दूंगा तो चार्ज डेंसिटी 1/RC पे डिपेंड करेगी। उसके बाद मैंने एक और बात करी कि सारा चार्ज कंडक्टर के बाहर आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा आप लिख सकते हो ऑल द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। लिख लीजिए ऑल द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड्स इट्स आउटर सरफेस। कंडक्टर को दिए जाने वाला सारा चार्ज उसके बाहरी सरफेस पे ही गिरता है। गिरता क्या है? फैल जाता है। और जिस सिग्मा से फैलता है वो सिग्मा आरसी पे डिपेंड करता है। लिख लो बेटा पूरा इसको। हाँ जी। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहीं से, है ना। आप देखिए यहाँ पे इसी के एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं अपन। मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सबसे पहले अपन ने कंडक्टर बनाया एक, है ना, बढ़िया सा बेहतरीन सा कंडक्टर बनाया। इस कंडक्टर में फिर अपन फटाफट चार्ज दे देते हैं, ये प्लस 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 प्लस, शानदार कंडक्टर में अपन चार्ज दे रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया चार्ज जा रहे हैं कंडक्टर में, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस कंडक्टर में चार्ज दिए हैं। फिर अपन यहां से क्या करने वाले हैं, इनमें इस तरह से अपन ने यहाँ पे जस्ट इनसाइड अपन ने गॉसियन सरफेस मानी थी, कंडक्टर है, कंडक्टर है, E बराबर 0 है, बहुत बढ़िया सर, E बराबर 0 है। तो इस केस के अंदर मैं मान सकता हूं कि जस्ट यहां पर इस जगह पर अगर अपन एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, क्या मानते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जस्ट बाहर, बेटा यहां का कुछ सिग्मा होगा, कुछ तो होगा, जो भी होगा उसको सिग्मा मान लिया, सिग्मा जो भी होगा सिग्मा माना उसको। जस्ट अपन यहां पे गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। जस्ट अगर मैं बाहर की बात करूंगा तो क्या फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ही निकलेंगी सरफेस के, आई मेरी बात समझ में। अंदर 0 होगी तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बेटा अगर मैं यहां गॉस लॉ लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि सर E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि E कितना है, E है मल्टीप्लाई बाय ds, ds कितना है, ds इज ds, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ds भी बाहर E भी बाहर, दोनों बाहर, दोनों के बीच का एंगल 0 और cos 0 होता है 1। अबे आ रहा है ना, दिस इक्वल्स टू, अब यहां पे 3 थे, यहां पे कौन कौन से थे सर, कर्व्ड, फ्लैट, अब फ्लैट में भी 2 थे, एक फ्लैट इनसाइड, एक फ्लैट आउटसाइड। आई बात समझे बेटा, थोड़ा घिचपिच हो गया पर देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ई डॉट ds भी 2 प्रकार के थे, कर्व्ड और फ्लैट, कर्व्ड से तो निकलेगी ही नहीं तो कर्व्ड से 0 मान ली। इनसाइड क्या होगी, फ्लैट के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इसलिए 0 मान ली, सिर्फ बाहर की निकलेगी E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अबे आ रहा है ना, तो जैसे ही मैं ds से ds उड़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अबे आ रहा है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंडक्टर के जस्ट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट बाहर। ये लोकल चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट डिपेंड्स ऑन लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल बोले तो बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी, नहीं, उस जगह का थी जहां की हम बात कर रहे हैं। बेटा यहां देखो, यहां सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, वो कितनी आएगी, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अबे आया ना, पक्का ना। तो बेटा आप ये पूरा नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन अपने लिया है यहाँ पे, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अपन लोगों ने क्या क्या बातें करी मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। चार्जेस फ्री होते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती है, परपेंडिकुलर ही जाती है बाहर, अंदर जाती है परपेंडिकुलर ही, और अंदर पोटेंशियल सब जगह सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अंदर 0 होता है। उसके अलावा अपन ने बात करी कि जो सिग्मा होता है वो आरसी पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल में इनवर्सली। उसके अलावा जो भी चार्ज दिया जाएगा सारा सरफेस पर आएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जो अलग अलग सिग्मा पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे कंडक्टर की वजह से। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। आज अपन ने कंडक्टर्स और की अच्छी अच्छी बातें करी है, कल के लेक्चर में अपन और कुछ बातें करेंगे एंड बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। लेकिन बेटा इस चैप्टर का एंडिंग जरूर है, बट इट डजंट मीन कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंडक्टर, प्लेट्स, स्फेरिकल, जो अपन कंडक्टर्स पढ़ेंगे अभी बहुत जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए प्लीज इसमें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। है थ्योरेटिकल, काफी कुछ सीखने का है, काफी कुछ याद करने का है, लेकिन समझ में आएगा तो याद करना आसान रहेगा। थैंक यू सो मच।